बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है इसका ताल्लुक रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ होता है, लेकिन हमारी जो बुक के स्टार्ट पे है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में पहले डिफरेंस डिस्कस करेंगे, फिर पूरे चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डिस्कशन इस चैप्टर में शामिल नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका डिफरेंस पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसको आपने कैसे लिखना है उसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली मूव करते हो एट द सेम कंडीशंस, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में सिर्फ जाएं और वापस ना आए, रिवर्स डायरेक्शन में मूव ना करें, सिंगल डायरेक्शन में मूव करें, उसको हम क्या कहते हैं? जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस forward and reverse under same conditions is called reversible reaction। same conditions हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये A प्लस बी दो रिएक्टेंट्स हैं और ये आपस में रिएक्ट करते हैं और C और D कोई प्रोडक्ट्स बना देते हैं। जनरल टर्म हमने यूज की है। इस रिएक्शन को बोलेंगे ये फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। अब कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो C और D प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा रिएक्टेंट्स में पीछे की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं C और D वो दोबारा ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड तो जा रहा था लेकिन रिवर्स भी साथ साथ जा रहा है उन्हीं कंडीशंस पर, सेम कंडीशंस पर। अलग से सेपरेटली नहीं हमने किया, हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, उसमें फर्ज करें हमने पानी ले लिया है, वाटर ले लिया है। तो वाटर आपको पता है कि वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। फिर जो वेपर्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड का वेपर्स में जाना ये समझ ले फॉरवर्ड रिएक्शन है, और वेपर्स का दोबारा लिक्विड में आना ये समझ ले रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन है कंडेंसेशन और फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? इवेपोरेशन। तो ये समझ ले बात कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेपर्स बन रहे हैं और रिवर्स डायरेक्शन में कंडेंसेशन हो रही है क्लोज कंटेनर में। सेम यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं और उन्हीं कंडीशन पे प्रोडक्ट्स वापस रिएक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये बोथ डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स मूव कर रहा है और सेम कंडीशंस पे। ये नहीं कि जो प्रोडक्ट्स बन गई हैं उसके बाद हमने कोई अलग कंडीशन अप्लाई करें तो फिर बैकवर्ड जाए, ऐसा नहीं है। तो सेम कंडीशंस पे फॉरवर्ड और रिवर्स बोथ डायरेक्शंस में जो रिएक्शन मूव करेगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये 2HI बनता है, कुछ देर बाद 2HI दोबारा वापस ओरिजिनल रिएक्टर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या होगा? बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह एक एग्जांपल बुक में दी हुई है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। आयरन इसमें कैटलिस्ट है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 200 से 300 ATM प्रेशर है। ये कंडीशंस हैं, ये भी आगे तफसील से हम डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया जो सिंथेसिस होती है इसको हम कहते हैं हार्बर्स प्रोसेस। हार्बर्स प्रोसेस से अमोनिया बनती है, जो आगे तफसील से आएगा कि इसको लेबोरेटरी में उसको कैसे मैक्सिमम इसकी अमाउंट हम हासिल करते हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस इसको करेंगे। क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन पर है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को ही पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ताकि हमें बात समझ आ जाए। तो कुछ देर बाद जब अमोनिया बन जाती है तो फिर वापस रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो बोथ डायरेक्शन में जा रहा है। इन्हीं कंडीशंस पर अमोनिया जो बनती है वो वापस आना शुरू हो जाती है क्लोज कंटेनर में। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके पैरेलल इधर आ रहे हैं, आप A प्लस बी रिएक्टेंट्स है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और C और D प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, और C और D प्रोडक्ट्स बन जाएंगी और कुछ देर बाद आप देखेंगे रिएक्शन खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों? A और B फर्ज करें 50 ये है, 50 ये है, 50-50 इसके है, 0-0 ये है। अब थोड़ी देर बाद इसके 10-10 इधर चले गए, पीछे रह गए 40-40, फिर रह गए 30-30, फिर 20-20 इधर चले गए, फिर इसके 20-20 रह गए, इसके 30-30 चले गए प्रोडक्ट्स में, फिर इसके 10-10 रह गए, ये 40-40 प्रोडक्ट्स में चले गए, फिर ये 0-0 रह गया और ये सारा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वापस आने का ये नाम ही नहीं ले रहे। इससे पता चला ये जो C और D है ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। वापस नहीं आ रहे तो इसको हम बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सेम कंडीशन पे था,
केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन मतलब इस तरफ जा रहे हैं फॉरवर्ड, रिवर्स नहीं आ रहे, ओनली अंडर सेम कंडीशंस। याद रखें उन्हीं कंडीशन पे वापस नहीं आ रहे, अगर हम चाहें तो उनको वापस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सेपरेट कंडीशंस अप्लाई करेंगे। लेकिन इस जैसे हम कहते हैं जी वाटर का हाई लेवल से लो लेवल पे आना, वाटर का हाई लेवल से लो लेवल पे आ गया, ये भी इरिवर्सिबल है। अब वाटर ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं आप मोटर के जरिए, लेकिन खुद ब खुद नहीं जाएगा उन्हीं कंडीशन पर, जिन कंडीशंस पे स्पॉन्टेनियसली वाटर ऊपर से नीचे आया। ये हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी बात पड़ी थी। हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाना, हीट फ्लो करती है ना फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट का फ्लो करना ये स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, इरिवर्सिबल है। लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे दोबारा आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, उसको भी हम बोलेंगे इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर भी देखिए सोडियम मेटल है, ये वाटर से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देखें कि सोडियम मेटल अगर आपने 10 मोल्स लिए हैं और वाटर के भी 10 मोल्स लिए हैं, तो आपके सामने 10 मोल्स इसके बन जाएंगे और जो है 5 मोल्स इसके बन जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों, ये खत्म हो गई, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, अगर आपने इसको 50 और 50 मोल से स्टार्ट किया है, हो सकता है इसके पीछे 20 रह जाए और जो प्रोडक्ट्स में चले गए हैं और आप समझ रहे हैं रिएक्शन रुक नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि रिएक्शन क्यों खत्म होगा, रिएक्शन तभी खत्म होगा जब रिएक्टेंट जीरो हो जाए। रिएक्टेंट जीरो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो वापस आई जा रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो वापस आई जा रही हैं, तो रिएक्टेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा और ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा कुछ देर बाद या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद। सेम इस तरह हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करवाएं तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क तुम्हारे पास वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो वाटर बनेगा ये वापस नहीं जाएगा, लेकिन आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट कंडीशंस लगा के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन सेम कंडीशंस पर, जिन कंडीशंस पर ये वाटर बना था उसी कंडीशन पे ये वापस नहीं आएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। जो सेम कंडीशंस पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। जो सेम कंडीशंस पे बोथ डायरेक्शन में मूव करे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड या फॉरवर्ड और रिवर्स, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हाफ जो एरो के साथ शो करते हैं, देखें ये शो करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये शो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। इसको हम सिंगल एरो से शो करेंगे। इसको लिए ये बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, ये बता दिया मैंने, ये सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में नहीं आएगा। या इसका रिवर्स डायरेक्शन अगर होता भी होगा तो वो ना होने के बराबर है, इसको हम इरिवर्सिबल में ही कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। जैसे आप बर्निंग ऑफ कोल है, अपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में पढ़ा था कि आप कोयले को जलाते हैं, आप कोयले को जब आप जलाते हैं तो वो कोयला जब जल जाता है तो वापस आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के वापस तो नहीं आ सकती। आप पेपर को जला लें, कागज को जलाएं, कागज को जलाएंगे तो वो ऐश बन जाएगी, वो ऐश दोबारा वापस आएगी, नहीं आएगी। तो ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं, इरिवर्सिबल। तो डेली लाइफ में आप बहुत से रिएक्शंस ऐसे करते हैं जो किसके होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो ठीक है, तो ये बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, ये यूनि डायरेक्शन है। कैन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये मैं बता चुका हूं कि ये कंप्लीशन नहीं होती, ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि खत्म होने के लिए रिएक्टेंट्स का 0-0 होना जरूरी है। लेकिन इसमें रिएक्टेंट्स 0 इसलिए नहीं होते कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो दोबारा ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिससे रिएक्शन खत्म नहीं होता। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स 0 हो जाते हैं, वापस रिएक्शन आता ही नहीं है। और ये रिएक्शन क्लोज वेसल में होता है। अगर ओपन वेसल होगी तो फर्ज करें ओपन वेसल और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनती जाएगी, अमोनिया अगर कहीं निकलती जा रही है, क्लोज वेसल नहीं है, कंटेनर नहीं है, तो फिर तो रिएक्शन वापस आएगा नहीं। तो उसको सेम कंडीशन वापस आने के लिए कंटेनर का क्लोज होना जरूरी है, जबकि ये रिएक्शन ओपन कंटेनर हो क्लोज कंटेनर हो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे एक डायरेक्शन में ही जाना है। उसके बाद आखिरी पॉइंट कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनका जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है कि इसने केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेना है, जबकि रिवर्स जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करना। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, तो इसको हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये भी अब तक हमने जितना पढ़ा है, ये क्या पढ़ा हमने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ा,
इसको हमने 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, एग्जांपल देंगे साथ आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है और इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, वो अब डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर है जिसके नाम पर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम भी इसको हम कहते हैं। जो है इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ, इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए, आपने फिजिक्स में यकीनन पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम की जो है वो 2 टाइप्स आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा। एक था स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनमें फ़र्क क्या है पहले ये देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक के अंदर जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाई, डायग्राम बनाई है। इसमें ये कोई बॉक्स है, कोई बुक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है। जैसा कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे प्लेस कर दूँ, हमारे पास फर्ज करें ये कोई नोट्स है, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिए हैं, तो इसके ऊपर जो है एक डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होती है, एक टेबल के वजह से एक अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट होती है। तो नेट फोर्स इस पे अगर 0 है तो ये ना ऊपर की तरफ जाएंगे नोट्स, ना नीचे की तरफ आएंगे। सेम इस तरह इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना इस तरफ ना इस तरफ, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस और नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस का जो समीशन है वो 0 है, और अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ इसकी फोर्स जो है वो नेट फोर्स इसकी क्या आ रही है 0। तो ये ऑब्जेक्ट या बुक जो है इस टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी। तो इस इक्विलिब्रियम को जिस पे इसकी तमाम ऑपोजिट साइड पे एक्ट करने वाली फोर्सेस का जो नेट है वो 0 आ रहा हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ये स्टेशनरी स्टेट में है, और इसको बोलेंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सेम इसमें एक और एग्जांपल मैंने दी है, कोई रिंग है, इस रिंग को 2 साइड से 2 स्टूडेंट्स आपस में पकड़ के खींच रहे हैं, दोनों 5 न्यूटन फोर्स ये इस तरफ लगा रहा है, 5 न्यूटन फोर्स ये इस तरफ लगा रहा है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इस पे क्या एक्ट हो रही है 0। इस तरह डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस इसके ऊपर भी क्या है नेट फोर्स 0। तो ये रिंग जो है इस जगह पे फिक्स रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम स्टेशनरी स्टेट, या इसको बोलेंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगा कि जैसे एक शख्स जो है वो रनिंग करता है ट्रैक पे, जब वो ट्रैक पे रनिंग करता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता जाता है, ठीक है। लेकिन वही जो रनर है अगर वो ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करे, तो आपको पता है ट्रेडमिल में अगर रनिंग आपने खुद की है या आपने किसी को देखा हो तो उसमें क्या होता है कि ट्रेडमिल के ऊपर जब वो शख्स कोई रनिंग करता है तो ट्रेडमिल का फंक्शन ये होता है कि वो जो है वो आगे की तरफ जब मूव करता है जिस स्पीड के साथ, वो जो बेल्ट होती है जिसके ऊपर वो रनिंग कर रहा होता है इलेक्ट्रिक बेल्ट, वो पीछे की तरफ उतनी स्पीड से उसको वापस ले आती है। वो फिर जिस स्पीड से आगे की तरफ मूव करता है वो उसी स्पीड से उसको वापस ले आती है। तो नेट जो डिस्टेंस है वो कोई ट्रैवल नहीं करता। ये बात समझ आ गई सबको कि नेट डिस्टेंस वो जो ट्रेडमिल पे रनिंग करने वाला बंदा है जितनी स्पीड से वो आगे मूव करता है उतनी स्पीड से बेल्ट उसको पीछे ले आती है। तो आगे जाने वाली स्पीड और पीछे लाने वाली स्पीड दोनों इक्वल है, तो वो रनिंग तो कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन नेट डिस्टेंस वो कोई ट्रैवल नहीं करता। उसको हम बोलेंगे कि ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब मूवमेंट हो रही हो तो उसको हम कहते हैं, लेकिन चेंज ना आ रहा हो उसके डिस्टेंस में या डिस्टेंस ट्रैवल ना हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको फिजिक्स की एग्जांपल से ही, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं कि इसमें हमने कहा इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया है। तो आपको याद होगा एक टॉपिक हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या करते थे, हम कहते थे ये क्लोज कंटेनर है, इसमें सपोज कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जो है वेपर्स में जाना शुरू कर देगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। और फर्ज करें यहाँ पे ये वेपर्स बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे 15 वेपर्स की गैदरिंग हो गई है, इससे ज़्यादा यहाँ अकोमोडेट नहीं हो सकते। उसके बाद क्या होता है कि वेपर्स जो बनते हैं वो वापस चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है वेपर जब बन जाते हैं तो दोबारा वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं एक खास स्टेज के बाद। तो क्या हुआ, ये 5 वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन कलर से मैंने इसको शो किया हुआ है। तो 5 वेपर्स ऊपर जा रहे हैं और 5 वेपर्स जो है वो 5 लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में जा रहे हैं, और रेड कलर से शो किया है कि 5 वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड बने जा रहे हैं। फर्ज करें यहाँ पे टोटल 100 मॉलिक्यूल थे लिक्विड के, उसमें से 15 वेपर्स में चले गए हैं मैक्सिमम। उसके बाद क्या हुआ, पीछे ये 85 रह गए। अब क्या हुआ, जब ये 85 रह गए तो इसमें से मजीद 5 वेपर्स बने,
और वापस वेपर्स जो है दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड बन गए। इसका मतलब ये हुआ ये 15 से 20 अभी हुए ही थे तो 5 वापस चले गए तो फिर 15 हो गए। ये 85 से 80 हुए थे, 5 वापस आ गए, ये फिर 85 हो गए। क्या मतलब? वही बात कि एक बंदे ने आगे की तरफ मूव किया लेकिन बेल्ट उसको फिर पीछे ले आई, उसने आगे की तरफ मूव किया फिर बेल्ट उसको पीछे ले आई। तो ये जो स्टेट होगी जिसमें कि ये ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्पीड, नीचे आने वाले मॉलिक्यूल्स की स्पीड, मतलब रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो गया उस वक्त क्या हुआ कि इसकी अमाउंट 15 कांस्टेंट रहेगी और इसकी 85 अमाउंट जो नीचे रह गई है वो भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इसमें रिएक्टेंट्स लिक्विड वेपर्स में भी जा रहे हैं और वेपर्स दोबारा लिक्विड में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अमाउंट इसकी कांस्टेंट रह रही है। नेट अमाउंट ऑफ वेपर्स 15, नेट अमाउंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स 85, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब ये इसको समझ ले प्रोडक्ट्स हैं, इसको समझ ले रिएक्टेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स 15 वेपर्स, रिएक्टेंट्स में 85 लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। लेकिन क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब वेपर्स का बनना, रिवर्स रिएक्शन मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस, वो कंटिन्यू है। रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये दोनों रेट्स बराबर हैं, रिएक्शन हो रहा है लेकिन इक्वल रेट के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है, जैसे ट्रेडमिल की मिसाल है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें जाहरी तौर पर ऐसा लगे कि रिएक्शन रुक गया है लेकिन एक्चुअली रिएक्शन हो रहा हो। जाहरी तौर पे कैसा लगेगा? अपेरेंटली कैसा लगेगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जाहरी तौर पे ऐसा लगेगा कि आपको रिएक्शन रुका हुआ है लेकिन एक्चुअली रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन उस रिएक्शन का अंदाज क्या होता है कि जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतनी स्पीड से ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, जिससे जो है वो अमाउंट्स में कोई चेंज नहीं आती। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब इन मोशन, मूवमेंट में। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। और साथ ही हम क्या कहते हैं इसको कि अगर ये रिएक्शन केमिकली हो रहा है, कोई रिएक्शन जैसे भी हम एग्जांपल करेंगे तो उसको बोल देंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो इसके बाद ये बात समझ लें कि केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारा चैप्टर है, उसमें हमने क्या डिस्कस करना है? डायनामिक इक्विलिब्रियम पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। अब इसको हम अपने एग्जांपल पे लेके आते हैं। फर्ज कर लें हमने पढ़ा था कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने क्या पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स अंडर सेम कंडीशंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल मैंने क्या दी थी आपको? A+B चेंजेस टू C+D। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन में C और D बना रहे हैं, फिर C और D दोबारा ओरिजिनल रिएक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम एक मिसाल ले लेते हैं। कंसंट्रेशन जो होती है उसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये हम फर्ज कर लेते हैं A के 100 मोल्स थे, B के भी 100 मोल्स थे। C और D रिएक्शन के स्टार्ट पे जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम 0 है, तो ये कंसंट्रेशन इसकी 0 होगी। इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं आप। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लिया। अब टाइम जब 0 था तो A और B, जो A और B हैं उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 100 है, इक्वल है। ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन में कोई भी आप कंसंट्रेशन इसकी ले सकते हैं। A और B दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे इक्वल है, यानी प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे। यहाँ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है C और D, किसी एक की होगी, यानी कि A की होगी या B की होगी, इस तरह C या D की प्रोडक्ट होगी यहाँ पे। अब C और D दोनों की क्या है? 0-0। अब क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? आपको पता है ये 90 मोल्स रह गए, 90 मोल्स 10 मोल इसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये नीचे आ गया 10, ये 10 ऊपर चला गया। फिर इस तरह ये 80 रह गए, 20 बन गए, ये और नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। यानी कि जो रिएक्टेंट्स का ग्राफ है वो नीचे आता जाएगा और प्रोडक्ट्स का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स में इजाफा हो रहा है। एक स्टेज आ जाएगी यहाँ पे पहुंचे कि इसके 40 पीछे रह गए हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ते बढ़ते 60 हो गए हैं। जब ये यहाँ पे पहुंच गए उसके बाद हमने क्या देखा कि 60 में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रोडक्ट 60 से आगे बढ़ नहीं रही और रिएक्टेंट्स 40 से नीचे कम नहीं हो रही। वही बात कि 15 से वेपर्स बढ़ नहीं रहे और ये 85 से कम नहीं हो रहे। तो हमने क्या कहा था
इस स्टेज पे जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही कंडेंस होते जा रहे हैं, जिससे उसकी कंसंट्रेशन में, वेपर्स की तादाद में, और लिक्विड मॉलिक्यूल जो पीछे रह गए उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। सेम यहाँ भी ऐसा हुआ कि इसकी 40 में कमी नहीं हो रही, इसकी 40 में डिक्रीज यहाँ आना चाहिए था, इसको 0 हो जाना चाहिए था, और 60 इसको बढ़ते बढ़ते 60 मैक्सिमम यहाँ पे आ जाना चाहिए था और रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन वो कब होता है? जब रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल हो। क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद कहते हैं टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इसके 5 मॉलिक्यूल्स इधर आए, इसके 5 वापस चले गए, इसके 5 इधर आए, 5 वापस चले गए। इससे क्या हुआ, इधर से 5 इधर गए, ये 35 हुए, तो ये 65 हुए, लेकिन 5 वापस चले गए, तो ये फिर 60 हो गए, ये फिर 40 हो गए। तो यानी कि क्या हुआ इस पॉइंट पे आगे, जितने मोल्स पर सेकंड रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उतने ही मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स में वापस आ रहे हैं, जिससे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कोई डिक्रीज नहीं आएगा और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। सेम वही बात कि जहां 5 वेपर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे थे और 5 मॉलिक्यूल वेपर से दोबारा कंडेंस हो रहे थे तो पर सेकंड, तो जिस तरह रेट, इसको हमने बोला था रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गया था, तो यहाँ बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया, इस पॉइंट पे आगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसको बात को आपने याद रखना है। उस वक्त जो कंसंट्रेशन CO की होगी वो 60 कांस्टेंट हो जाएगी और जो इसकी होगी 40 और वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा, और चेंज जब नहीं आएगा तो इस कांस्टेंट कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखनी है। जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो उस वक्त जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो भी अमाउंट अवेलेबल होगी उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या बनती है जी बताएं, 60 बनेगी, और इसकी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी कितनी बनेगी, 40 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस वक्त रिएक्शन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, और इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि मूवेबल है, रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन एट द इक्वल रेट्स, इसलिए हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। इसकी एग्जांपल आपको समझ दिया, H2 + O2 I2 425 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रिएक्टेंट्स आप यहाँ पे ये ले लें और प्रोडक्ट्स HI यहाँ पे 0 ले लें, तो ये रिएक्शन ग्राफ सेम इस तरह बना लेंगे, बुक में बनाया हुआ आप बना सकते हैं। फिर इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो ना, उसकी आप प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स दोनों तरह से रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इसको रिएक्टेंट्स बना लें, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, इसको रिएक्टेंट्स बना लें, इसको प्रोडक्ट्स बना लें। यानी कि रिएक्शन कैन बी स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम प्रोडक्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड। अब हम बात करते हैं ओवरऑल हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बातें हमने याद रखनी है। एक तो ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। दूसरी बात इसके अंदर आपने याद रखनी है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है रिएक्टेंट्स 50-50 होंगे और प्रोडक्ट्स भी 50-50 होंगे, बराबर होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है ये 70 हो, ये 30 हो, ये 80 हो, ये 20 हो, ये 50 हो, ये 50 हो, तो बराबर होना नहीं जरूरी इसका, लेकिन कांस्टेंट होना जरूरी है। यानी कि इक्विलिब्रियम किसी वक्त भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन जो है वो 60-40 पे इक्विलिब्रियम आया, 70-30 का इक्विलिब्रियम हो सकता है। जब ये डिपेंड करेगा, जब आगे जाकर पढ़ेंगे, रिएक्शन की नौयत पे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम स्टार्ट पे आता है, मिड पे आता है, एंड पे आता है, वो डिपेंड करता है जो है कि रिएक्शन की नेचर क्या है। तो हम तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बात रखने के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगली बात कि ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जैसे हमने इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी डिस्कस की है। उसके बाद कि अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि तफसील से आप 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे जाके, क्या कैटलिस्ट का पूरा टॉपिक है 3-4 पेजेस पर मुश्तमिल, कि कैटलिस्ट अगर आप किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तो अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो कैटलिस्ट जो है क्या करेगी, वो उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी, पोजीशन को, जो इक्विलिब्रियम है उसको जल्दी एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा। जो 2 घंटे के बाद इक्विलिब्रियम आना था वो जो है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देती है और रिवर्स रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देती है, जिससे दोनों रिएक्शन जल्दी जल्दी प्रोसीड करते हैं और इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश
हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और सबसे आखिरी बात जो बुक में लिखी हुई है, आखिर में उसने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब ये सूरत हाल आ जाए कि रिएक्टेंट्स में कोई डिक्रीज ना आ रहा हो और प्रोडक्ट्स में कोई इंक्रीज ना आ रहा हो, तो इसको क्या समझे, रिएक्शन सीजेस इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्शन, रिएक्शन सीज हो गया या रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में इक्वल रेट के साथ प्रोसीड हो रहा है। तो क्या बताएंगे इन दोनों बातों में से, तो आप बताएंगे कि ये बात ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गए हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है रिवर्स भी जा रहा है, लेकिन इक्वल रेट्स के साथ जा रहा है, जिस वजह से कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही। और ये जो पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि रिएक्शन क्या आपके ख्याल में मुंजमद हो गया, सीज हो गया, रुक गया, तो ये पॉइंट सही पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। आप इसी बात को सपोर्ट करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। और इस बात को हम बार बार अप्लाई करेंगे कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के, तो इसको हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। और ये बात देखिए आप यहाँ पे आके स्टेट हो जाएगा, मतलब क्या है, कांस्टेंट हो जाना। तो ये आपको अंदाजा होगा इस बात का, तो दो में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अल्लाह हाफिज़।